हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज़ गुंतेज। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि पीपीआर की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, उसी का एक और सबूत है हमारे हाथ में। आज एक और पीपीआर आई है हमारे बच्चे की मेन टेक के लिए। तो डेली पीपीआर आ रही हैं, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे निकल रहे हैं, कनाडा दोबारा अपने दरवाजे खोल रहा है। तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि इनके प्रोसेस में कितना ज़्यादा इन्होंने चेंजेस लाए हैं। स्टाफ इंक्रीमेंट करी है, नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इन्होंने फाइल को एनालाइज करने के लिए। तो चीज़ें अपनी एंड से कर रहे थे, जो इतना पुराना इन्होंने बैकलॉग रखा हुआ था वो सब अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। बच्चों की इनटेक बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर रहे हैं ताकि ये सितंबर तक सारा बैकलॉग क्लियर करें और आने वाले ईयर्स में 2018-19 वाला ही फ्लो लेके आएँ। तो आज मैं उस चीज़ों पे बात करूँगा जो नए प्रोसेसेस में आप अपना वीज़ा किन टाइप से ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। पहले वीज़ा लेने के लिए चीज़ें अलग थी, कोविड में चीज़ें बहुत अलग हुई। कई प्रोसेस ऐसे हुए जो हमने खुद नहीं सुने थे, हमने खुद नए सीखे उनके लिए, ताकि बच्चों के वीज़ा बहुत ईजीली आ पाएँ। तो उन चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी फ़ाइल में बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करने हैं ताकि आपका वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कर दें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम और सपोर्टिव वीडियोस आपके लिए लेके लाएं और हमें भी उतना ही सपोर्ट आपकी तरफ से मिले जितना हम इतना ज़्यादा मेहनत करके वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे जिनसे कनाडा का वीज़ा लेना इजी है। अब वो चीज़ें हमें पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होंगी आपकी फ़ाइल लॉन्च करते हुए, और आपको भी उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा ताकि आप भी उन प्रोटोकॉल्स और स्टेप्स को फॉलो करके एक अपने एजेंट के थ्रू वो ईजिली वीज़ा ले पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है नॉन एच डी और एस डी एस दो कैटेगरी के कॉलेज होते हैं कनाडा में। इस टाइम मैं सबसे पहले से बोलता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, अभी भी ये कहूँगा, नॉन एस के रिजल्ट तो 90% रिजेक्शन है। तो अपने आइल्स पे मेहनत करें, अपने इंग्लिश स्कोर पीटी पे मेहनत करें। 6 ईच लेके आएँ, 6.5 लेके आएंगे तो बहुत कॉलेजेस के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उन चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें और एच कैटेगरी में ही अपनी फ़ाइल लगाएं। नॉन एच कैटेगरी तो हम एंटरटेन भी नहीं करते, क्योंकि पता है एट द एंड ऑफ टाइम बच्चे का इतना पैसा, टाइम, हमारा टाइम सब रिफ्यूज़ल में चला जाता है। पहले 2016, 17, 18 का टाइम था कि 50-50 चांसेस है नॉन एच के, बट अब चांसेस 90-10 है। बहुत रेयर केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं अब आने वाले 1-1.5 साल में जो नॉन एच कैटेगरी में फ़ाइल निकल रही हैं। बहुत फंड्स वगैरह दिखाने के बाद शायद एक आधा कोई केस निकल जाए, बट इतनी ज़्यादा मेहनत से बढ़िया एक एच कैटेगरी पकड़ो, अच्छे स्कोर लाओ और ईजिली वीज़ा ले आओ। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे जो है हमारा जीआईसी फंड्स। लोगों को एसडीएस में अगर आपने फाइल लगा भी ली और लोग कहते हैं कि हमारे पास फंड्स हैं बट हम जीआईसी नहीं भरेंगे, हम फंड्स दिखा देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल नॉन एचडीएस की तरफ मूव हो जाएगी। आप जो लॉन्च करेंगे फाइल एचडीएस में, ऑटोमेटिकली नॉन एचडीएस में चली जाएंगी। तो जीआईसी आप ही के पैसे हैं, उन्हें आप ज़रूर जीआईसी में इन्वॉल्व करें। जीआईसी का अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाएं, आईसीआईसी में, नोवा स्कोशिया में, सीआईबीसी में, किसी में भी खुलवाएं वहाँ पे, और अपना जीआईसी अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन करके आगे एचडीएस कैटेगरी में फ़ाइल लगाएं। इसके बाद मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा कि जिनके 6 ईच बैंड है, 6 लाख रुपए उन्होंने खर्च के जीआईसी भर दी, बट वो कहते हैं कि सर हमने एक सेमेस्टर की फ़ीस देनी है, विच इज़ ऑल्सो नॉट एंटरटेन बाय कनाडा। आप 1 साल की फ़ीस जब तक नहीं भरोगे आपकी फ़ाइल को वो एंटरटेन नहीं करेंगे एसजीएस कैटेगरी में, एक अच्छी फ़ाइल आप नहीं बना पाओगे। इसलिए ये पॉइंट्स बहुत छोटे हैं बट इनका ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं कि कम पैसों में कनाडा चले जाओ, बट कम पैसों में वीज़े भी नहीं आते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला एसजीएस कैटेगरी में फ़ाइल लगाओ। सेकंड, जीआईसी ज़रूर भरो, इवन तो आपका एजेंट मना कर रहा है कि फ़ंड्स के बेसिस पे आपका चल जाएगा, बट नहीं, जीआईसी ज़रूर भरो। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो कि 1 साल की कंप्लीट फ़ीस भरो अपने रेलिवेंट कोर्स में। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है कि कोर्स रेलिवेंसी ज़रूर होनी चाहिए। आपने पहले था कि कोर्सेज़ अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो आर्ट्स वाले भी चले जाते थे, साइंस वाले भी चले जाते थे, बट अब रेलिवेंसी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चीज़ें जो आपने आपसे पहले करा हुआ है, जो लास्ट एजुकेशन है 12th, अगर आपने किस कोर्स में करी है, नॉन मेड में करी है, मेड में करी है, कॉमर्स में करी है, आर्ट्स में करी है, उसी के अकॉर्डिंगली आगे कोर्स डिपेंड करते हैं।
आपने लास्ट एजुकेशन कौन सी करी है, भले ग्रेजुएशन किस फील्ड में करी है, उसके हिसाब से आपको अगली नई स्टडी लेनी चाहिए, तब भी आपका वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। ये रेदर देन कि नहीं कि इसमें हमारी $500 या $1000 फीस कम है, या एजेंट के कहने पे कि उसकी कमीशन इसमें ज़्यादा है। अपनी फाइल को एनालिसिस खुद करो। आप ये देखो कि जो आपने लास्ट एजुकेशन करी है उससे रेलिवेंट है आपका कनाडा का कोर्स, तभी वीज़ा के चांसेस हाई हैं, नहीं तो फिर रिफ्यूज़ल आने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेपिटेशन ऑफ स्टडी। अगर तो आपने पहले बीए करी है, उसके बाद भी आप कोई ऐसा कोर्स लेके जाओ जिसमें बीए का ही सिलेबस है, तो वो रेपिटेशन ऑफ स्टडी हो जाएगी। वो यही कहेंगे कि आपने इंडिया में भी ये पढ़ा है, तो अब दोबारा इतना पैसा लगा के कनाडा क्यों आना चाहते हैं, तो वहाँ भी रिफ्यूज़ल है। आप ये देखिए कि आपके पास गैप है 3 साल 2 साल का, आपने उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोर्स पे काम किया है जो सेम कोर्स आप आगे पढ़ने जा रहे हो, तो भी आपका रिफ्यूज़ल है। मैथमेटिक्स के नंबर भी आजकल मायने रख रहे हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान से आपको देखने पड़ेंगे। एक अच्छा एजेंट जो एक एक चीज़ आपको डिटेल में आपके सामने बताए, तभी आपको इतना ज़्यादा अपनी फाइल के ऊपर पता लगेगा, नहीं तो रिफ्यूज़ल लेके बैठे रहोगे, पैसे जीआईसी दोनों फंसवा बैठोगे। तो ये चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब गैप की बात करें तो अगला नेक्स्ट हम पॉइंट गैप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 3 साल 4 साल का गैप इजीली एक्सेप्टेबल है अगर वो जस्टिफाइबल हो। मेरा वर्ड ध्यान रखें, जस्टिफाइबल। अगर आप दिखा सकते हैं कि एक कंपनी में आप काम कर रहे थे, वहाँ की सैलरी स्लिप्स, ऑफर लेटर, प्रमोशन लेटर, और वही रेलिवेंट कोर्स आप आगे लें जिसमें वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो, तो ईजिली वीज़ा ले सकते हैं। ये ना सोचें कि हमारा 5 साल का गैप पड़ेगा, 4 साल का गैप पड़ेगा। गैप रेलिवेंस और गैप जस्टिफिकेशन जब तक आपके पास है, आप किसी भी कंट्री में आराम से वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अपनी फैमिली का बिजनेस है, तो फैमिली की फर्म में आपका नाम, आपके पास उनके अकाउंट में सेटलमेंट, जो वहाँ से आप पैसा किस फॉर्म में लेते थे, सीए की स्लिप्स, ये सब चीज़ें लगा के, छोटे पॉइंट्स लगा के आप इजीली वीज़ा अपना गैप एक्सेप्टेबल करने के बाद भी ले सकते हो। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है अपनी फाइल लॉन्च करने से पहले। जल्दबाजी में एजेंट के कहने पे कि फटाफट कर दो, इनटेक निकल जाएगा, उन चीज़ों में जाओगे, पैसा फंसाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, इनटेक तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके ज़रूर एक्सप्लेन करें अपनी फाइल में। अच्छी एसओपी लगाएं, रदर देन कि वही रट्टा टेपी वाली एसओपी से बढ़िया कि मेरे दोस्त ने लगाई थी जी, उसने लगाई थी। एक एजेंट के पास एक ही एसओपी होती है, उसी के बाद नाम एंट्री चेंज करी चली जाओ। एक अच्छे कंटेंट राइटर से अपनी एसओपी लिखवाओ, खुद लिखने की कोशिश करो, या अपने एजेंट को बोलो आपको आपकी एसओपी दिखाए, जिसमें वो आपकी रेलिवेंसी कितनी है, आपका कितना उसमें सच है, क्योंकि चीज़ें एसओपी से ही क्लियर होती हैं। आपकी फ़ाइल पढ़ने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता किसी भी काउंसलिंग कंपनी के पास। वो सबसे पहले जब आपका वीज़ा डिसीजन देना होगा तो सबसे पहले एसओपी पे ध्यान देगी। तो एसओपी में जब तक जेन्युइन जस्टिफिकेशन है आपके एक एक पॉइंट की, वीज़ा के चांसेस डबल हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइल, मैं कितनी बारी कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग फाइल आपकी डॉक्यूमेंट से ज़्यादा एसओपी बनाती है, क्योंकि एसओपी में जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे एक एक बात, एक एक पॉइंट, तब तक डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने से पहले ही आधा से ज़्यादा मन बना चुका होगा अपना वीज़ा काउंसलर। तो T.Immigration के पास प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हैं जो आपको देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के प्रोफेशनल एसओपी, पर्सनलाइज एसओपी बच्चों के लिए बनाते हैं। बच्चों को प्रॉपर वो एसओपी पढ़ाई जाती है, ना कि वो छुपाई जाती है, ताकि पढ़ के अगर उसमें बच्चे के एंड से भी कोई एडिटिंग करनी हो तो हम वो पार्ट भी कर सकते हैं। एक एक ट्रांसपेरेंसी लेवल T.Immigration में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप पहले की वीडियोस में देख चुके हो। मैं कई ऐसे बात भी बता देता हूँ जो एजेंट कहते हैं मेरे को, अपने कलीग्स एजेंट जो हमारा ग्रुप है उनके ही फ़ोन आते हैं कि आप ये चीज़ें क्यों बताते हो, तो बच्चों को नहीं जाननी चाहिए। जब पैसा आपका है, टाइम आपका है, फ्यूचर आपका है, तो चीज़ें आपसे क्यों छुपाएं। हमारा पहले दिन से ही ये मोटिव रहा है कि बच्चे को जितना से ज़्यादा हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी लेवल उससे मेंटेन किया जाए, उसकी फ़ाइल उसके हिसाब से लॉन्च की जाए, ना कि अपने हिसाब से। क्योंकि चीज़ें हमें पता है कि कैसे वीज़ा लेना है, बट जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर आप खुद करके नहीं हमें देंगे, हम अपने हिसाब से वही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो आप हमें देंगे। तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए एक फ़ाइल को, एक पुअर फाइल को गुड कैसे बनाना है, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप T.Immigration के ऑफिस में आके ले सकते हैं। 1-on-1 काउंसलिंग आप मेरे से ले सकते हैं, बैठ के नंबर आप सबके सामने फ्लैश हो ही रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करें। ईमेल आईडी आपके सामने है, इस नंबर पे अगर कोई क्वेश्चन है तो ईमेल करें। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट करें ताकि हम 1-on-1 चीज़ों पे डिटेल में वीडियो बना सकें, आपके कमेंट का आंसर दे पाएँ।
तो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में और चीज़ें लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड सत श्री अकाल।